हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीए थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम जो फोर्थ यूनिट से कहानी है, कविता है, निबंध है, उसके बारे में थोड़ा डीपली बता दीजिए। तो वैसे तो ऑलरेडी अपलोडेड है आपका, लेकिन थोड़ा हमने सोचा कि आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया जाए। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है सेकंड पेपर से, फर्स्ट आपकी जो पेपर है वो तो परियोजन मूलक हिंदी है। सेकंड आपका जो है उत्तरांचल का इतिहास और जनपदीय भी है, लेकिन जनपदीय से संबंधित हमारे पास कंटेंट नहीं है। जो थोड़ा बहुत अपलोड है उसको ही आप देख सकते हैं, लेकिन उत्तरांचल का जो इतिहास है उससे संबंधित यहाँ पर फोर्थ यूनिट से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका 4 कहानी है, 4 कहानी में से आपकी मानसी कहानी है जो कि धीरेन्द्र आस्थाना के द्वारा लिखी गई है। दूसरी कहानी आपकी जो है रोटी की महक, नए किस्से का जन्म, और आपका एक नाम एक विश्वास। तो कोशिश करेंगे कि चारों कहानी आप तक पहुँचे, लेकिन अभी फ़िलहाल मानसी लेकर आए हैं। इसके तुरंत बाद ही हम कोशिश करेंगे कि दूसरी कहानी आप तक पहुँचाए। तो चलिए पहले ये वाली कहानी डीपली देख लेते हैं। मानसी मानसी बहुत शोर था। मानसी का 4-1000 मकानों वाली उस मध्य वर्गीय कॉलोनी का खंबा खंबा जैसे मानसी के अस्तित्व से रोमांचित हो स्तब्ध खड़ा था। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कमाल यह है कि सारी बातें या तो मानसी की प्रशस्ति में या मानसी की भत्सरना में होती थी। प्रशस्ति मतलब उसकी प्रशंसा में, या फिर उसकी बुराई में। जैसे मानसी न होती तो लोगों की वाक शक्ति बिला जाती और घरों में मनहूसियत छा जाती। यानी कि जितनी भी बातें होती थी, अगर वह न होती तो शायद लोग बोलना भूल जाते और बातें भी ना करते आपस में। जवान लड़कों के दिनों को उजड़ने से और स्त्रियों को आपस में टकराने से मानो मानसी ने ही रोका हुआ था। सुबह दोपहर शाम औरतों में एक ही चर्चा रहती थी, मानसी की। मानसी चलती बहुत शान से, मानसी संवरती बहुत आन से, मानसी बोलती बहुत सलीके से, मानसी हंसती बहुत कायदे से, मानसी को डांस बहुत अच्छा आता है, मानसी गाती बहुत सुरीला है, मानसी बड़ों का सम्मान करती है, मानसी छोटों को प्यार करती है। मानसी ने जब ज्योग्राफी से इंटर में दिल्ली टॉप किया तो राजधानी के सारे अखबारों में उसके फ़ोटो छपे। मानसी कॉलोनी का गौरव है। मानसी बहुत शिष्ट, सभ्य और सुसंस्कृत लड़की है। मानसी कविताएं लिखती है। मानसी को घूमने का बहुत शौक है। मानसी को इतना स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उसकी संगत से कॉलोनी की बाकी लड़कियां भी बिगड़ रही हैं। मानसी को छाती पर दुपट्टा डालकर रहना चाहिए। मानसी देर रात तक बाहर क्यों रहती है जब घर में टीवी मौजूद है? तो नाटक देखने के लिए थिएटर जाना क्यों ज़रूरी है? मानसी जीन्स क्यों पहनती है? मानसी को मिरांडा कॉलेज में दाखिल नहीं लेना चाहिए था, जो कि दिल्ली में है। जवान लड़के और उनके पिता जिस तरह मानसी को देखकर एक साथ लार टपकाते हैं, वह क्या अच्छी बात है? मानसी के माँ बाप उसे दबाकर क्यों नहीं रखते? मानसी के कारण कई घरों में मियाँ बीवी के बीच तकरार हो चुकी है। मानसी चरित्रहीन है। भला भला इतनी सारी बातें उसके बारे में होती रहती थी जहाँ वह रहती थी। किसी लड़की का इतना शोर हो और उस तक पहुँचे, ऐसा कैसे संभव था? अब इतनी बातें उसके बारे में होती थी तो जाहिर है उस तक ये बातें पहुँचनी थी। वह जो हर लड़की के भीतर एक नायिका की तलाश करने लगता था, कब तक मानसी से बचा रहता? अब यहाँ नायक के बारे में बात हो रही है। सुबह सुबह घर से निकलकर रात को 12-1 बजे तक घर से बाहर रहने के बावजूद मानसी का शोर उस तक पहुँच ही गया था। और जब शोर पहुँचा तो मन के एकांत कोने में अलसाई पड़ी नायिका उसकी चेतना में किसी आदिम इच्छा की तरह उभर आई कि जब इतनी बातें होती हैं तो कुछ तो होगा। अब यहाँ पर कौन है मानसी? एक रात उसने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया, जो इस कहानी का नायक है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो मानसी है ये कौन है जिसके बारे में इतनी सारी बातें होती रहती हैं। तो पत्नी जो थी, उस नायक की पत्नी, उस वक्त मेज पर खाना लगा रही थी। उसका सवाल सुनकर वह न सिर्फ चौंक गई बल्कि सतर्क भी हो गई, क्योंकि मानसी के बारे में इस तरह की बातें होती रहती थी। पहले वह तन्हाई यानी कि गुस्सा दिखाया, फिर मुस्कुराई, फिर बेहद संजीदगी से बोली, तुम्हारी बेटी के बराबर है वो। मतलब उसके बारे में ऐसा मत सोचो। 36 साल के किसी आदमी की 24 साल की बेटी हो ही नहीं सकती, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और वह मुस्कुरा दिया।
अरे बाप रे, पत्नी लगभग चीख ही पड़ी। तुम्हें तो उसकी उम्र तक पता है। प्रत्युत्तर में वह फिर मुस्कुराया, वह हंसने लगा। नायक, यहाँ पर उसका नाम नहीं बताया गया है। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, पत्नी ने चिढ़कर कहा और फिर चिढ़ाते हुए बोली, वैसे बेफिक्र रहो, तुम्हें घास नहीं डालेगी वह। मुझे पता है, मैं घास नहीं खाता, उसने तत्काल जवाब दिया और पत्नी को पकड़ लिया। और इस तरह मानसी उसके घर में आकर भी पसर गई। अभी तक तो सारे मोहल्ले वाले उसकी बातें करते थे, मानसी की जितनी बातें ऊपर मैंने बताई उसके बारे में बात करते थे, लेकिन अब नायक के घर में भी उसने वास कर लिया मानसी ने। उसे पत्रकारिता के एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रात टेलीविजन के समाचार में इस पुरस्कार की सूचना के साथ उसका चेहरा भी पूरे देश को दिखाया गया था और आज सुबह के सभी प्रमुख अखबारों में उसके चित्र छपे हुए थे। पत्रकारिता में उसके योगदान, उसकी चिंताओं, रुझानों, उपलब्धियों और संघर्षों की भी विस्तार से चर्चा की गई थी। लगभग आत्ममुग्ध स्थिति में बोराया हुआ सा वह अखबार में डूबा हुआ था कि हाथ में अखबार लिए लगभग दौड़ते हुए लड़की ने प्रवेश किया और हाँफते हुए बोली, आंटी, अंकल को इतना बड़ा पुरस्कार मिला, इससे आगे की बात वह पूरी नहीं कर पाई और आहिस्ता से बोली, आंटी कहाँ हैं। यानी कि जो नायक था उसके बारे में ये जो पैराग्राफ था सारा उसके बारे में बताया गया है। अब जो प्रवेश कर रही है लड़की, वहाँ पर जो पूछ रही है कि अंकल आंटी कहाँ हैं, वो मानसी है। वह थोड़ा असहज हो गया। मैं मानसी, लड़की ने लजाकर कहा। मानसी, वह विस्मित सा हो गया, जिसके बारे में वह अलग तरह से सोच रहा था, और वह अंकल आंटी उनको बोल रही थी। आंटी नहीं है, लड़की रुक रुक कर बोली, मैं बाद में आऊँगी। वैसे आपको बधाई, उसने लगभग इतराकर कहा। मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। अरे नहीं, वह अभी तक चकित था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहता, मानसी उसी तरह दौड़ती हुई चली गई जिस तरह आई थी, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह। यानी कि वो उसके बारे में कुछ और सोच रहा था और वह कुछ और नहीं सोच रही थी। ऐसा मानसी जा चुकी थी, लेकिन वह अभी तक उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से वह अदृश्य हुई थी, यानी कि वह उसको जाते हुए देख रहा था। तुम सचमुच एक स्वप्न हो, वह बड़बड़ाया। नहीं, तुम स्वप्न नहीं, स्वप्न और यथार्थ के बीचों बीच खड़ी हुई एक फैंटेसी हो, उसने सोचा। फैंटेसी जो कल्पना पर आधारित चीज़ें होती हैं और हमको लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो होता है। यहाँ पर आगे है, उसने सोचा। सहसा वह उदास हो गया कि मानसी ने उसके लिए अंकल्स का संबोधन का इस्तेमाल किया, जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। वह तो कुछ और सोच रहा था। उसे दुख हुआ कि मानसी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से उसे जानती है। उसे अफसोस हुआ कि मानस नायिका जैसी मानसी से वह अब तक अपरिचित रहा। मानसी, तुम इतनी देर में क्यों आई, उसने सोचा और अपने को बहुत अकेला, हताश और निराश अनुभव किया। पुरस्कार के बाद हालात पर साहस, मानसी का अभाव उसे अपनी चेतना पर तारी होते हुए अनुभव किया। अब उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, लेकिन तब भी उस खुशी के बदले उसको मानसी का जो अभाव था वह ज़्यादा अनुभव हुआ। उसने तमाम अखबार समेटकर एक तरफ रखती और कुर्सी पर आराम की मुद्रा में वह पसर गया। कितना मजबूर है वह, उसने सोचा कि मानसी से परिचित होने के वास्ते रास्ते पर सुनीता खड़ी हुई है, उसकी पत्नी, अपने तमाम अधिकारों से लदी फदी। जब तक सुनीता की आंखें सहमति न दे तब तक वह मानसी से बोलना तो दूर, उसे अपने निकट भी नहीं देख सकता। हर समय असंतुष्ट और अधैर्य में डूबा रहने वाला उसका मन एक ठोस कातरता से टकराकर कलपने लगा। अब हर समय जो उसका मन था अधैर्य में डूबा रहता था, असंतुष्ट रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, वो सिर्फ एक ही जगह फोकस करने लगा। अचानक एक बहुत बेहद क्रूर और नंगा सवाल किया उसने अपने आप से, यानी कि उसने खुद से ही पूछा नायक ने, मानसी क्यों चाहिए उसे? ऐसा रूपवान है सपने पुरुष तो वह है नहीं। वह कि संसार की तमाम सुंदर और संवेदनशील स्त्रियां उसकी कामना करने लगे, तो फिर वह क्यों करता है ऐसी कामनाएं जो असंभव हो और जिनका पूरा होने की स्थिति में वह खामखाई की यंत्रणा में खिलखिल होने लगे। यानी कि जो हमारे सपने पूरे ना हो या फिर कोई बात ऐसी हम सोच लें जो हमें ना हम कर पाए, ना मिले, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे एक यंत्रणा के द्वारा, है ना, उस बात के द्वारा। लेकिन यह सिर्फ प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पाकर आदमी खुद को पालतू और घरेलू किस्म की लिजलिजी शख्सियत में तब्दील हुआ महसूस करता है। इसलिए प्रश्न ही रह गया।
उसकी यंत्रणा को कम नहीं कर पाया वह, फिर उसे लगा ऐसे व्यर्थ और असुविधाजनक प्रश्नों से उलझने का कोई अर्थ ही नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि हम बेकार की बातें सोचने लगते हैं, हम इतना उसमें उलझ जाते हैं कि उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता, और ये नायक भी कुछ ऐसी ही उलझन में उलझ गया। मानसियाँ ऐसे प्रश्न को पार खड़ी रहकर भी धड़का करती हैं। मानसियाँ न हो तो आदमी न रच सके और न ही जी सके। रच सके मतलब अगर इस तरह की कल्पनाएं इंसान ना करे तो वह कोई रचना भी ना रच सके और न ही वह अपना जीने का साधन पा सके, अगर इस तरह की मानसियाँ उसके मन में ना हो। इस कठिन अब मानसियाँ मतलब यहाँ पर आप एक स्त्री को भी मान सकते हैं, और आपके जो कार्य आपने सोच रखे हैं वो भी तो एक कल्पना मात्र ही होता है, लेकिन जब तक वो नहीं हो पाते वो एक कल्पना ही रहती है कि आज हमें ये करना है, या हमें इतना पैसा कमाना है, या हमें उस स्टैंड तक पहुँचना है। तो वो सब भी एक मानसिया का ही रूप होते हैं, यानी कि मानस पटल में जो हमारी सारी बातें होती हैं वो सारी कहीं ना कहीं मानसिया की तरफ ही इशारा करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी हम इस तरह की इच्छा कर पाते हैं, ऐसी मानसिया कर लेते हैं, मानसिक हालत ऐसी कर लेते हैं अपनी कि वो बात ही नहीं हो पाती और हम परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक का इशारा इस तरफ भी कहने का है। इस कठिन और स्वार्थी संसार को मानसिया ही कोमल बनाती हैं, निष्कलुष बनाती है, रागात्मक बनाती हैं, आज तक बनाती आई हैं और बनाती रहेंगी। हम सभी इस तरह की मानसियों में उलझे रहते हैं। मानसी के बारे में इस तरह सोचना अच्छा लगा, और उससे सहसा उसने पाया कि एक रागनी की तरह बज रही मानसी उसके मन में। मिनट के 60वें हिस्से में भी देख लिया था उसने कि मानसी स्त्री के अस्तित्व का नहीं, स्त्री होने की शर्त और एहसास का प्रतिरूप है। उसका तेजी से आना, ठिठकना, लजाना, इतराना और उसके बड़प्पन को गहरी निष्ठा से स्वीकार कर स्वप्नमयी और अदृश्य हो जाना। इतना कुछ एक साथ देखकर और महसूस कर कौन नहीं चाहेगा कि मानसी सिर्फ उसी के रक्त में एक उबाल की तरह उपस्थित रहे। उसने देखा था कि उन कुछ ही चमत्कारी से क्षणों में उसने देखा था कि मानसी स्वप्न देखना का सलीका भी जानती है, और उसे पूरा करने का तरीका भी। वह दबंग भी है और विनम्र भी है। वह आज़ाद रह सकती है और आज़ाद रख भी सकती है। वह समर्पण करा भी सकती है और समर्पित होने में भी संकोच या दुविधा नहीं होगी। वह साथ हो तो अधिकारों का द्वंद्व युद्ध नहीं, अधिकारों का सहअस्तित्व रचा जा सकता है। मानसी संहार का नहीं, निर्माण का आमंत्रण है। जैसे कैसे हो सकता है, और जैसे भी हो यह निर्माण करना ही है। उसे खुद को नष्ट करके भी इस निर्माण को संभव करना है। कई बार हम इस तरह की बातें सोच लेते हैं कि वह हम कार्य करके ही रहते हैं, क्योंकि निर्मिति के लिए आतुर और एक निष्ठ मानसिया सड़कों पर नहीं खड़ी रहती, उन्हें खोजना होता है। वह खुद क्या पिछले लंबे समय से इस खोज में नहीं लगा रहा है। तो जो भी हमारे मन में विचार आता है, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, उन मानसियों को हमें खोजना है। वह कहीं हमें बिल्कुल कोई परोस के नहीं दे देगा, यानी कि हमें सड़कों पर नहीं खड़ी मिलेगी वह, उसको हमें खोजना होगा, तभी हम उस चीज़ को पा सकते हैं। अन्यास ही उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा मानसी के रूप में से वर्षों से कोई दुर्लभ चीज़ दिख गई है। उसका रोम रोम कह रहा था कि मानसी फिर आएगी, मानसी आती रहेगी। मानसी का आना और उसके साथ मिलकर एक रचनात्मक स्वप्न को निर्मित करना तो किसी पवित्र ग्रंथ में मंत्रों की तरह बहुत पहले से लिखा जा चुका है। पत्नी चकित थी, वह मानने के लिए कि हरगिज तैयार नहीं थी कि अरविंद सुधर सकता है। अब नायक का नाम आपको पता चल गया है। इस कहानी के नायक का नाम है अरविंद। लेकिन इस सच्चाई को वह कैसे नकार सकती थी कि पिछले काफ़ी समय से अरविंद अपनी हर छुट्टी घर बिताने लगा था और शाम को 7-8 बजे तक लौट आने लगा था। शराब पीना उसे नहीं छोड़ा था, लेकिन यह सुख भी कम नहीं था कि पिछले काफ़ी समय से उसकी निजी डायरी में अरविंद से मिली यातना की कोई अभिव्यक्ति दर्ज नहीं हुई थी। उसे मालूम था कि अरविंद के जीवन में आया यह परिवर्तन मानसी के कारण है, लेकिन मानसी को लेकर उसे कोई खतरा नहीं था। वह अरविंद को अंकल और उसे आंटी कहती थी और वैसा ही आदर भरा बर्ताव करती थी। फिर मानसी अरविंद की उपस्थिति में कभी घर नहीं आती थी, इसलिए भी उसे मानसी की तरफ से ज़्यादा चिंता नहीं थी। अरविंद के रसिक स्वभाव की जानकारी थी सुनीता को, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अरविंद के लिए उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघकर वह कोई काम नहीं कर सकता और इस कॉलोनी में तो कतई नहीं करेगा। इसलिए इस तरफ से वह एकदम निश्चित थी कि मानसी की उपस्थिति उसके दाम्पत्य संबंधों में
किसी अनिष्ट तरह प्रवेश लेगी, लेकिन उस इतनी जहीन लेकिन सपनों में डूबी रहने वाली लड़की का अरविंद मोह उसे खुद मानसी के लिए हितकारी नहीं लगता था। अरविंद की अनुपस्थिति में मानसी उसके पेन, उसकी किताबों और किसी न किसी बहाने उसके कपड़ों को जिस अंदाज में छूती स्पर्श करती थी, उससे डर भी लगता था सुनीता को। मानसी तो उसका आदर करती थी, उसको बहुत ज़्यादा मानती थी जब से उसने न्यूज़ में उसकी खबर सुनी थी। सुनीता के जरिए अरविंद की कितनी ही रुचियों आदतों को गहराई से वह जान गई थी। वह किसी भी शाम हाथ में कटोरी लिए चली आती थी। आंटी, ये भरवा करेले अंकल को पसंद है ना? या आंटी, अंकल को फलानी कविता के लिए बधाई देना। या आंटी, अंकल पर दबाव डालिए ना, वे इतनी शराब ना पिया करे। एक दिन तो हद हो गई। सुनीता अरविंद की मैली पैंट शर्ट लेकर उन्हें धोने बाथरूम में जा रही थी कि मानसी चली आई और बोली, लाइए मैं धो देती हूँ। अरविंद को तो कुछ नहीं होगा, तब सोचा था सुनीता ने, ऐसा न हो कि यह लड़की कहीं की ना रहे, क्योंकि वह इतनी एज का हो चुका था और लड़की बहुत कम एज की थी। और इसी प्रक्रिया में एक कांड कर दिया था मानसी ने। जो भी लड़का उसे देखना आता था उसे वह कोई ना कोई मीन मेक निकाल कर रिजेक्ट कर देती थी। जब पिछले दिनों आए चौथे लड़के के लिए मना कर दिया तो मानसी ने सुनीता से सहज जिज्ञासा बस पूछ लिया था, आखिर तेरी भी कोई कल्पना होगी, कैसा लड़का चाहिए तुझे? एक अजब अभिमान में डूबकर गर्दन ऊपर उठाई मानसी ने फिर निसंकोच बोली, नाराज नहीं होना आंटी, अगर आप नहीं होती तो अंकल के जीवन में मुझे होना चाहिए था। अंकल में जो बात है, मानसी ने अपनी दोनों हथेलियां आपस में जोर से भींचकर कहा था और सुनीता को भौचक्का छोड़कर चली गई थी। ये सारी सूचनाएं सुनीता के लिए अरविंद तक भी आती थी, लेकिन वह लापरवाही से उड़ा देता था उन बातों को। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि सुनीता को इस बात का आभास तक हो। वह खुद मानसी को लेकर कहीं बहुत भावुक या कमज़ोर था। इस अंतिम बात को भी उसने सुनीता के सामने यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि लड़की अपने पति के रूप में पिता की और लड़की अपनी पत्नी के रूप में माँ की ही कल्पना करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अरविंद का कि जैसी माँ होती है, कहीं ना कहीं लड़का अपनी पत्नी को वैसा ही चाहता है, और जो लड़की के पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं रूप में इस तरह का कि इस तरह का मेरा भी पति हो, इस तरह की कल्पना करते हैं। तो अरविंद का मानना था कि वह कहीं ना कहीं अरविंद में अपना पति देखती है, कल्पना करती है। ऐसा मनोविज्ञान की दर्जनों किताबों में लिखा है कि मानसी अभी बच्ची है और उसका यह किशोर सुलभ उन्माद उसकी उम्र के साथ साथ ढल जाएगा एक दिन। सुनीता को निर्भय कर दिया गया था अरविंद के द्वारा, लेकिन वह खुद इन सब में उलझ गया था। वह चाहने लगा था कि मानसी से रोज मिले, लेकिन इधर उसने उसकी अनुपस्थिति में भी घर आना छोड़ दिया था। सुनीता से कह तो दिया था उसने कि उसे अंकल ही चाहिए थे, लेकिन इसके बाद वह डर सी गई थी और सुनीता का सामना करने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए नहीं आ जा रही थी उनके घर। आखिर मानसी आई उसकी मौजूदगी में दूसरी बार। पहली बार जब आई थी, जब उसको बधाई देने के लिए आई थी, लेकिन अब वो दूसरी बार आई है। पहली बार तब जब अरविंद ने उसे पहली बार देखा था, और दूसरी बार अब उसके जन्मदिन पर। वह सबसे अंत में आई बिन बुलाए। थोड़ा सकुचाती सी वह आई। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी उंगलियां, उसकी चाल, उसकी उलझन, उसका उल्लास, उसकी झिझक, सब कुछ यह बता रहा था कि जन्मदिन की पार्टी में आए राजधानी के चर्चित लेखकों, पत्रकारों, रंगकर्मियों और अधिकारियों को देखकर वह न सिर्फ प्रभावित हुई बल्कि सहम भी गई और मुग्ध और गर्वित भी थी। वह नीली साड़ी पहनकर आई थी और एक काली डायरी लाई थी। डायरी के पृष्ठ मुख्य पृष्ठ यानी कि पहले ही पृष्ठ पर लाल गुलाब अंकित था और उसकी लंबी पतली पारदर्शी उंगलियों के पीछे से वह झांक रहा था। मानसी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत शालीनता से अभिवादन किया, डायरी से थमाई और होले से मुस्कुराकर भीतर वाले कमरे में चली गई सुनीता के पास। उसने डायरी किसको दे दी? अरविंद को दे दी। उसने चुपचाप डायरी खोली, यानी कि अरविंद ने डायरी खोली। डायरी खोलते वक्त उसकी उंगलियां थरथरा रही थी, यानी कि कांप रही थी, और डायरी का अजीब सी आतुरता और आकुलता के बीच आ जा रहा था, यानी कि सोच रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ होगा। डायरी के पहले पन्ने पर उसने बहुत ही सुंदर अक्षरों में नीली शाही में लिखा था, प्रिय अरविंद को मानसी का मन। एकाएक उसको यकीन हो गया। धूल, धूप, हवा, वर्षा, अभाव, दुख, कष्ट, निराशा, वंचना, यातना और निर्ममता से लड़ते लड़ते लगभग प्रौढ़ और खुरदरी हो चली उसकी चेतना 24 वर्ष की युवा और कोमल लड़की का यह समर्पण सहसा वह झेल नहीं पाई।
उसे लगा यह हकीकत नहीं है, उसके भीतर दबी कामना का स्वप्न रूप है, लेकिन बार बार पढ़ने पर भी प्रिय अरविंद को मानसी का मन ही अमिट रहा। मानसी की आंटी और उसकी पत्नी सुनीता के आतंक या नाराजगी से अप्रभावित, अपने में स्वायत्ता और नेह की उष्मा से मन वह देखता हुआ। उसने डायरी बंद कर तत्काल अपनी मेज के ड्रॉर में कागजों के नीचे दबा दी। मानसी द्वारा लिखे गए शब्दों का सुनीता तक पहुंच जाने का अर्थ था इस घर में मानसी का समर्पण यानी कि संपूर्ण बहिष्कार। अब उसको आना यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। मानसी की हिम्मत देखकर वह एकाएक अपनी नज़रों में छोटा भी हो आया। एक असहाय कार्तिकाय डंक अपने सीने में गड़ा महसूस करने लगा, लेकिन एक पल को उसने लगा कि मानसी के सहारे वह किसी भी विधन को शिकस्त दे सकता है। यानी कि उसकी मन की जो हिम्मत थी वह उसके सामने थी, अब वह कुछ भी कर सकता था उसके सहारे। 32 वर्ष के संकालु, दुविधाग्रस्त और डरे हुए अरविंद की मुक्ति अगर कहीं है तो केवल 24 वर्ष की मानसी के स्वप्न संसार में ही है। यह मानसी ही है जो उसके अनकहे दुख को अपने पवित्र और समर्पित ममत्व से एक ऐसी अभिव्यक्ति देगी कि शब्दों के कारीगर तक चौंक उठेंगे। तीसरी बार मानसी ने मंडी हाउस की एक सड़क पर सामना हुआ उसका। अंकल आप, खुशी से सरोबार हो उठी मानसी, लेकिन प्रत्युत्तर में वह चुप ही रहा। तो मानसी जैसे ताड़ गई कि कहाँ क्या गलत हुआ है। उसने एक बार भरपूर निगाह से अरविंद को देखा, फिर गर्दन झुकाकर धीमे से बोली, वो क्या है कि अंकल, शब्द आदत में शुमार हो गया है ना, इसलिए मुंह से निकल जाता है। कोशिश करूंगी ये आदत बदलने की। वह चुप मानसी को देखता रहा और उसकी समझ पर मुग्ध होता रहा। उसके इस तरह लगातार देखे जाने से शायद मानसी को असुविधा होने लगी थी। उसका इरादा मानसी की असुविधा में डालने का नहीं है, लेकिन असुविधाजनक स्थिति से मानसी के गाल जिस तरह गुलाबी से सफ़ेद और सफ़ेद से गुलाबी हो रहे थे, जिस तरह उसकी पलकें तथा वक्ष ऊपर नीचे उठ रहे थे, उसने सबसे खुद को भीतर ही भीतर काफ़ी आनंदित और रोमांचित महसूस कर रहा था। आखिर इस स्थिति को तोड़ने की पहली मानसी ने ही की थी। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। अच्छा, वह शरारती हो उठा। बदले में क्या कहना चाहिए मुझे? इतना युवा डायलॉग भी बोल लेते हैं आप? मानसी ने खिलखिलाकर कहा। अच्छा ही है, इससे आपको आतंक कम होता है। आतंक क्यों? वह जिज्ञासु हो उठा। वह बस होता है, मानसी इतरा रही थी। कितना बड़ा सा तो प्रभामंडल है आपका, मुझे तो आपसे बात करते भी असुविधा होने लगती है। फिर तो यह आतंक टूटना बहुत ज़रूरी है, अरविंद ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। क्यों ज़रूरी है? मानसी इठलाई, यानी कि वो शर्माने लगी। क्योंकि अपना मन तुम मुझे दे चुकी हो, अरविंद ने एक एक शब्द पर रुकते हुए कहा और थोड़े अधिकार लेकिन ज़्यादा संकोच के साथ मानसी कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखें भावुक हो आई और मानसी की आंखों में नाव सी थरथराने लगी, जैसे भूडोल आया हो और सब कुछ अपनी जगह से इधर उधर हो गया हो। मानसी का रोम रोम सिहर उठा, जैसे सड़क पर सिर्फ मानसी थी और अरविंद था और कोई नहीं था। बाकी सरब भूडोल की भेंट चढ़ गए थे, जैसे मानसी की सृष्टि पैदा करनी थी अरविंद के साथ मिलकर। उसने गहरी तड़प के साथ अरविंद की आंखों में देखा, अपनी एड़ियों को पंजों के बल थोड़ा ऊपर उठाया, किसी ऐन्द्रजालिक सम्मोहन की पुकार की तरह अरविंद के माथे पर अपने होठ छुआए। पुकार की तरह अरविंद, और इडियट कहकर वह दौड़ लगा गई। अरविंद की दुनिया में जैसे हाहाकार मच गया। अपने प्रेम का इतना निर्भय दान देकर मानसी ने अरविंद की पीड़ा को और गहरा कर दिया था। वह एक गहरे अफसोस से घिर गया। उसे लगा अगर वह 20-22 वर्ष का बेफिक्र और खिलंदड़ा युवक होता तो इस दौड़ती हुई मानसी को भागकर पकड़ लेता और उसे अपने प्रेम का प्रतिदान भी दे देता। लेकिन वह 36 वर्ष का एक ऐसा आदमी है जिसे ढेर सारे लोग संजीदा और गंभीर मानते हैं। बहुत संभव है कि उसे जानने वाले कई लोग उसे मानसी से बात करते और मानसी से उसका चुम्बन लेते हुए भी देख चुके होंगे और अपने अपने संस्मरण में चटपटा इजाफा भी कर चुके होंगे। नहीं, इडियट कहकर लगातार आंखों से दूर जाती मानसी का पीछा वह नहीं कर सकता। मानसी जा चुकी थी, वह इस तरह जाती थी। यह तीसरी मुलाकात थी। तीनों बार वह अचानक आई थी और साथ साथ चली गई थी, अगली मुलाकात कार्यक्रम तय किए बगैर, यानी कि तीनों मुलाकात में कोई भी उसका तय नहीं था। चौथी बार मानसी उसके दफ्तर में चली आई। वह सिर झुकाए एक लेख लिख रहा था कि कानों में एक झनझनाता और परिचित स्वर पड़ा। मैं आपको आपके दफ्तर में काम करते देखना चाहती थी, इसलिए चली आई। उसके चौकर मतलब उसने अरविंद ने चौकर सिर उठाया। फिर एक पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गई। पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, काला पर्स, गर्वीला विनम्र चेहरा, प्रश्नाकुल आंखें और अंत खुले
अध खुले होठ। मानसी उसके दफ्तर में थी एन उसके सामने, यानी कि सिर्फ उसके सामने वह आकर खड़ी हो गई। थोड़ा सा झुककर खड़ी हुई मानसी को देख सासा उसके जेहन में इडियट शब्द उतर आया और उसका हाथ अन्यास अपने माथे पर पहुंच गया, जहां मानसी के होठों का स्पर्श अभी तक उसको दहका रहा था। वह उसके बैठने को कहता है और उसके इस अचानक आगमन के सवाल से उसको खड़ा होता देख इससे पहले वह मानसी से पूछता है, मैं जल हूँ या रेत? मतलब वह अचकचा गया। जवाब में मानसी ने उसकी मेज पर रखे शीशे के नीचे लिखी कवि की पंक्तियों पर अपनी उंगली टिका दी। मुझे क्षमा कीजिए और जल को जल तथा रेत को रेत कहने दिया जाए। नदी, वह कहना चाहता था तुम नदी हो, लेकिन तब तक मानसी फिर मिलेगा कहकर ऊंची एड़ी की सैंडलों से फर्श पर खटखट करते हुए दफ्तर से बाहर निकल चुकी थी, उसे हमेशा की तरह चकित और व्यथित छोड़कर। तब मंडी हाउस की सड़क थी और वह दौड़ नहीं सका था। अब दफ्तर था, वह मानसी को पीछे से पुकार भी नहीं सकता था और इसलिए इस बार वह झुंझला गया। मानसी के जिस व्यवहार ने पहले पहल उसे मुग्ध कर दिया था, उसकी चौथी बार पुनरावृत्ति होते देख उसके भीतर हल्की सी कुंठा और तकलीफ ने जन्म लिया। आखिर क्या जताना चाहती है मानसी, क्यों करती है वह ऐसा? ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 2 ही दिन बाद वह फिर दफ्तर में थी। इस बार शाम के समय नीली ड्रेस में आई थी। मैं कल भी आई थी, मानसी ने आते ही कहा। अच्छा, किसी ने बताया नहीं? उसने शांत स्वर में कहा, मानो मानसी के आने पर कोई विशेष सुख न हुआ हो उसे। मैंने पूछताछ नहीं की, देखा आपकी मेज की दराजें बंद थी, बैग भी नहीं था, सो चुपचाप मैं यहाँ से लौट गई थी। मानसी ने इस अंतरंगता से कहा जैसे वह उसकी आदतों, रहन सहन और स्वभाव से वर्षों से परिचित हो। उठोगे नहीं? उसने अधिकार भरे स्वर में कहा। फिर उसका स्वर अनुरोध में बदल गया। आज मैं आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हूँ। कोई विशेष बात है? उसने शांत और संयमित आवाज में पूछा। हालांकि मानसी का अनुरोध सुन खुशी का एक भवंडर सा उसके भीतर उठा और वह तेज तेज मंडराने लगा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं अरविंद को खुशी हुई कि आज तो उसको वक्त मिलने वाला है। मंडी हाउस? उसने संजीदा स्वर में पूछा। आपकी पसंद? मानसी ने जवाब दिया। चौंकाने में मानसी को लगता है मजा आता था। अरविंद एक सुखद आश्चर्य से घिर गया। मानसी को कैसे पता चला कि उसे आपकी पसंद में बैठकर अच्छा लगता है? आपकी पसंद में बैठकर रेस्तरां में बैठे रहने की सार्वजनिकता के साथ ही निजता का सुख भी मिलता था। एक गहरी कृतज्ञता के भाव से उसने मानसी की आंखों में देखा, उठकर खड़ा हुआ, दराज बंद की, बैग उठाकर मानसी के साथ दफ्तर की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर उसने स्कूटर रोकर मानसी को बैठने का निमंत्रण दिया। मानसी की चेतना जैसे लुप्त हो चुकी थी और वह अरविंद के निर्देश पर ही जी रही थी। इस समय जैसा अरविंद कह रहा था वैसा ही वह कर रही थी। चेतना के इस लोप ने उसके चेहरे को प्रार्थना के मासूम क्षणों की तरह पवित्र और निर्दोष स्थिति में ढाल दिया था। वह चुपचाप स्कूटर पर बैठ गई। मानसी के बैठने के बाद वह खुद भी बैठ गया और बोला, दरियागंज। हवा की अनवरत झोंके से मानसी के दुपट्टे का पल्ला उसके चेहरे से टकरा रहा था, लेकिन मानसी इस तरफ से शायद एकदम बेखबर थी। उसने भी ऐसा होते रहने दिया। यह एक दूसरे को महसूस करने के सर्वाधिक तल्लीन और निष्ठावान क्षण थे शायद। ठीक है, आप रोज शराब क्यों पीते हैं? सड़क की तरफ देखती हुई अपने में गुम मानसी ने अचानक मुंह घुमाकर पूछा। यह अप्रत्याशित था, यानी कि जो सवाल किया गया वह उसकी इच्छा, उसको इसकी वो भी नहीं थी कि इस तरह का कोई सवाल उससे पूछा जाएगा। वह इस समय मंडी हाउस की सड़क पर खड़ा था। मानसी उसके माथे को इस तरह चूम रही थी मानो निर्भय होने का वरदान दे रही हो, यानी कि डरो मत जो तुम कर रहे हो। इसलिए मानसी के इस सवाल को सुन वह अचानक ऐसे व्यक्ति की तरह हो आया जो अभी अभी बीच नींद से अपना वध होते देखकर घबराकर जागा हो। बड़े अचरज से उसने मानसी को देखा और गहरे दुख से भरकर पूछा, सुनीता ने बताया था? पूछ बैठा, सुनीता ने बताया? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। परसों रात 12 बजे जब आप नशे में अपने घर के बाहर की सीढ़ियों से फिसलकर खंबे से टकराए, मेरा मन किया दौड़कर आपको संभाल लूँ, पर ऐसा संभव नहीं था ना। मानसी की आंखों में हताशा उतर आई। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसको देखते हुए भी उसका माथा अपने माथे पर चला गया, पर मानसी तब कहाँ थी उसने सोचा और हैरानी से मानसी को देखा। जब तक आप घर नहीं आ जाते मैं अपनी खिड़की से आपको देखा करती हूँ। मानसी ने रहस्य उद्घाटन सा किया। तुम्हारा घर कहाँ है? उसे ताज्जुब हुआ कि वह भी नहीं जानता मानसी का घर कहाँ है। आपके घर के 3 घर पहले आप रोज रात मेरे कमरे की खिड़की के सामने से ही गुजरते हैं, मानसी ने बताया। 3 घर पहले? उसने कुछ याद करना चाहा, लेकिन
तभी मानसी बोल पड़ी, नीचे वाला घर नहीं, ऊपर वाला घर। आप मुझे नहीं देख सकते, पर मेरे लौटने तक तुम क्यों जागती रहती हो? उसने सीधा सा सवाल किया। वह अपने प्रति मानसी के लगाव के रेशे रेशे को जान लेना चाहता था। मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ, मुझे लगता है कि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। कई बार तो ऐसा हुआ कि आपके आने से पहले मुझे झपकी आ गई और मैंने नींद में देखा कि एक ट्रक। सुनो मानसी, उसने मानसी का हाथ पकड़ लिया। मुझे कमज़ोर मत करो। मानसी की निष्ठा ने उसके आकांक्षी मन को कहीं बहुत भीतर तक जाकर छू लिया था। पर आप रोज़ क्यों पीते हैं? क्योंकि सोने की ज़रूरत रोज़ पड़ती है। वह संक्षिप्त होकर दुर्बोध हो गया। इतनी नाजुक सवाल का जवाब देने का यही सही मौका नहीं था। दरियागंज आ गया था। उसने स्कूटर को रोकने का संकेत दिया और मीटर देखने लगा। पैसे मैं दूंगी। मानसी पर्स खोलने लगी। नहीं, उसने थोड़ा जोर से कहा और स्कूटर का बिल चुका दिया। कुछ ही समय बाद वे आपकी पसंद के सुखकारी माहौल में थे, यानी कि जहां उन्हें जाना था वहां पहुंच चुके थे। आपकी पसंद में कई नामों की चाय थी। मानसी ने हम दोनों का आदेश दिया, यानी कि दोनों के लिए चाय मंगवाई। आपकी मेज पर इब्सन की एक पंक्ति लिखी हुई है, मानसी ने कहा। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो नितांत अकेला है। क्या यह सही है? तुम्हें क्या लगता है? उसने प्रति प्रश्न किया, यानी कि जवाब तो दिया नहीं बल्कि उल्टा उससे ही पूछ लिया। मुझे लगता है यह गलत है। मैं तो खुद को बहुत कमज़ोर अनुभव करती हूँ। मानसी का स्वर उखड़ा, हताश और टूटा हुआ था। हो सकता है आपके संदर्भ में यह सही हो, फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं भी अकेला ही हूँ मानसी। अरविंद का स्वर भावुकता से भर उठा। और कमज़ोर भी बहुत हूँ। क्यों होता है ऐसा? मानसी ने पूछा। इतने सारे लोगों के होते भी आदमी अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि अकेलापन भौतिक नहीं, मानसिक स्थिति है। वह गंभीर हो गया। और जब तक मन का साझीदार ना मिले तब तक अकेलेपन से मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा कहा उसने। तो फिर मानसी ने उसकी हथेलियां थाम ली और तुरंत ही छोड़ भी दी। क्या यह अपराध है? पूछा मानसी ने। अपराध? इस बार अरविंद ने मानसी की लगभग पसीजी हथेलियों को बहुत कोमलता से थाम लिया और उन पर अपनी हथेलियां फिराता हुआ बोला, अपराध सिर्फ अपनी इच्छा के विरुद्ध जीना है मानसी। पर हम क्या करते हैं? घर से लेकर दफ्तर और निजी जिंदगी से लेकर परिवार के स्तर तक लगातार हम जीते रहते हैं, जिससे बहुत भीतर तक हम घृणा करते हैं। अरविंद एक ऐसी तकलीफ के बीच खड़ा तड़फ रहा था जिससे मानसी को बहुत दूर तक व्यवस्थित कर दिया। उसने चाहा कि इस निर्दोष और गरिमामय बच्चे को अपने सीने में छुपा ले। अपने से 12 साल बड़ा अरविंद अपनी टूटन में उसके सामने एक ऐसे अबोध बच्चे में बदल गया था जिसे चारों तरफ से ढेर विपत्तियों ने घेर रखा था। अपना निजी जीवन देकर भी अरविंद को वह बचाना चाहती थी, पर कैसे वह ऐसा कर सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। सासा मानसी को बहुत बड़ा झटका सा लगा। उसकी हथेलियों पर अरविंद की पकड़ क्रमशः कठोर पड़ने लगी और अधिक डूबने से बड़ी मुश्किल से रोका मानसी ने खुद को। यह सार्वजनिक स्थान तो अरविंद की पहचान का कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी भी समय प्रवेश ले सकता था। उसका क्या है, कौन जानता है उसे? पर अरविंद, उफ! मानसी का सीना दर्द कर उठा। कितना मजबूर है यह शख्स, कैसे कैसे बंधनों में जकड़ा हुआ है। यश आदमी को इस कदर गुलाम बनाता है, यह अनुभव मानसी को पहली बार हुआ था। अभी भी कितनी सच्चाइयाँ जाननी है मानसी को इस अपने कल्पना पुरुष के जरिए। आपने डायरी में क्या लिखा? मानसी फिर एक जिज्ञासु प्रशंसिका में बदल गई और उसने आहिस्ता से अपनी हथेलियाँ छुड़ा ली। उसमें लिखने के लिए तो पहला पन्ना फाड़ना पड़ेगा। तो फाड़ दीजिए। मानसी मुस्कुराई। शब्दों को नष्ट करना इतना सरल नहीं होता मानसी। चले, मानसी ने विषय बदल दिया। इतनी देर हो चुकी थी, फिर घर में चिंता क्रोध टहलने लगते हैं। चलो। अरविंद खड़ा हुआ और उससे अच्छा लगा। पहली बार मानसी चलने के लिए पूछ रही थी, उठकर चली नहीं गई थी। जैसे जैसे वो भाग जाती थी हर बार, इस बार उसने उससे पूछा था। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होगा, यानी कि 1 पार्ट आप देख चुके हैं। सेकंड पार्ट हम कल लेकर आपके लिए आते हैं, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और कहानी भी जल्दी ही आपके लिए अपलोड होंगी। ये कहानियाँ ऐसी हैं कि जो है इनकी वीडियो भी नहीं है और आपके जो है गूगल पे भी बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं।
तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। आप शेयर करेंगे तो ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी मिरर का हिस्सा बने रहिए।